नमस्ते। नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अरसे बाद रविवार के दिन अपने घर पर होने के मौके का उपयोग करते हुए एक बार फिर आपसे बातचीत करने बतियाने हाजिर हूँ। अभी चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक। तो आप जानते होंगे कि क्लास भी लेनी है, उस बीच में कुछ कुछ अपना यूट्यूब और सोशल मीडिया पर काम, और शनिवार रविवार के दिन जो देश के लोगों की मोहब्बत है, प्रेम है, कहीं ना कहीं वो बुलाते ही रहते हैं। तो हर शनिवार रविवार कहीं ना कहीं जाना हो पाता है। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हम्म फेसबुक पर कि यूट्यूब पर? फेसबुक ने यूट्यूब पर बता रहा है ना। एक सेकंड मैं देखना चाहता हूँ कि देखें आवाज का कुछ। यूट्यूब के चैनल पर लोग बता रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। हम्म अभी आ रही क्या? नहीं। हम्म, अभी आवाज नहीं आ पा रही ना। मैं आ रहा हूँ, फिर से मैं वापस आता हूँ। इस पर फिर से यूट्यूब पर आने की कोशिश करता हूँ। फेसबुक पर तब तक लोग जुड़ चुके हैं। अरविंद कृष्ण भंवरलाल जी, सर ने फेसबुक पेज पर तो आवाज आ रही है, यूट्यूब के लोगों को आवाज नहीं मिल पा रही है। तो मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आवाज आ जाए। मैं फिर से यूट्यूब पर लाइव लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक फेसबुक पेज के लोग जो हैं वो कुछ सवाल पूछें तो उस पर बात करेंगे। मुझे थोड़ी सी देर का वक्त दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ चली जाए। फेसबुक पेज पर ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आयुष चौधरी जी, आपको आवाज आ रही? बिल्कुल ठीक है। मैं फेसबुक पेज के दोस्तों को आवाज आ रही है। उदय कुमार पासवान जी, पंखा चला दो यार, इतनी गर्मी हो रही है। जयपाल रवि जी, अ, राजकुमार जी, अरविंद, आप, मैं एक बार फिर से यूट्यूब पर लाइव हूँ। एक बार बताइए आवाज़ आ रही है क्या? यूट्यूब के लोगों को अगर आवाज़ आ रही हो तो एक बार हम लोग देखें। अभी तो कोई जुड़ा ही नहीं है। आ रही है? हाँ, यूट्यूब पर फिर से लाइव है तो एक बार देखेंगे कि आवाज़ आ रही है। हाँ ठीक है। कृष्ण मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तम मिश्रा जी प्रणाम। राजलाल पटेल जी जोहार। स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया जोहार। शिवशंकर जी नमस्ते नमस्ते। हरिलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज पर ढेर सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यूट्यूब चैनल पर केवल अभी कम लोग जुड़े हैं। कृष्ण मोहन जी जुड़ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यूट्यूब चैनल पर मेरे सबको बात आ रही होगी। और
हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कोई सवाल हैं, कोई बातचीत है तो बात करेंगे। बाकी जितने लोग हैं वो लोग जुड़ते जा रहे हैं। पहला मुद्दा आज का 17 सितंबर है। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर उनकी जन्मदिन का दिन है। दूसरा मुद्दा, आज बहुत सारे नौजवानों ने मैसेज किया लगातार कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है आज, तो आप बेरोजगार दिवस क्यों नहीं मना रहे हैं? तो मैंने सोचा कि एक बार बेरोजगार दिवस भी मनाया जाए। तो लोगों के निवेदन पर हम बेरोजगार दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और कुनबा बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए, सवाल पूछिए, बातचीत करते रहेंगे। और इस सवाल के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर को भी याद करें, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को याद करें। उसके पहले एक निजी तथ्य, निजी सूचना मेरे लिए कि आज 17 सितंबर है और 2015 के दिन 17 सितंबर को मेरे पिताजी का रुखसती का दिन है। वो आज ही के दिन 2015 में हमें छोड़कर किसी और दुनिया की यात्रा पर चले गए। अब मैं ये बात इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि पिता के बारे में बात करना इसलिए भी बड़ा भावुक करने वाला लम्हा होता है। एक बरगद का वृक्ष जो आपके घर के सामने खड़ा होता है तो लगता है कि घर भरा हुआ है। और निजी तौर पर एक पुत्र अपने पिता को याद करे, ये एक मानवीय आधार है, मनुष्य होने का आधार है। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं अपने पिता को याद करता हूं तो मुझे उसमें एक फाइटर, एक कॉमरेड, एक ऐसा योद्धा जिससे आज भी मुझे हिम्मत मिलती है। आजमगढ़ के एक छोटे से जिले में, आजमगढ़ जैसे एक छोटे से जिले में बहुत कम संसाधनों में, न के बराबर संसाधनों में अखबार निकालना। उस अखबार का नाम हुआ करता था चर्चा आज कल की। पहले वो पाक्षिक साप्ताहिक निकलता था, फिर पाक्षिक निकलता रहा, फिर मासिक निकला क्योंकि संसाधन बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। और एक पोस्ट ऑफिस में वो काम किया करते थे। तो जैसे ही 150 रुपए दिन भर के खर्चे का जुड़ गया और चल दिए साइकिल उठाकर, तो उस साइकिल से अखबार को बांटना। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस अखबार में हमने क्यूबा संकट पर लेख पढ़े हैं, जो मेरे पिता और उनके साथ के तमाम कॉमरेड जो आजमगढ़ में किसान, मजदूर, नौजवान की बात करते थे, संविधान की बात करते थे, वो लोग इतने कम संसाधन में अखबार निकालते थे। चर्चा आजकल की, क्यूबा संकट, अमेरिका कैसे पूरे देश और दुनिया में पूंजी को स्थापित करते हुए दुनिया को प्रभावित कर रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे बदल रही है, रूस, चीन, अमेरिका का आपसी रिश्ता मध्य एशिया को लेकर क्या है, अरब देशों को लेकर क्या है, सद्दाम हुसैन को लेकर क्या है, इसमें पूरी डिबेट, पूरी बहस हमने बचपन से देखी सुनी। और भारत के संदर्भ में वो भगत सिंह और अंबेडकर को बहुत मानते थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से आने के कारण वो मार्क्स और लेनिन, भगत सिंह की बात बहुत किया करते थे। तो उनसे एक हिम्मत और ताकत मिलती थी। तो आज निजी तौर पर मुझे अपने पिता के याद करने का भी दिन है और मैंने अपने पिता की याद में एक ट्रस्ट बनाया, कॉमरेड शिव नारायण स्मृति न्यास। 4 कार्यक्रम मैंने आजमगढ़ में ही किए, जिसमें एक में उर्मिलेश जी गए, प्रोफेसर चौथीराम, फिर अभय कुमार दुबे, अली अहमद फातमी गए, फिर प्रोफेसर रतनलाल, सुनील यादव गए हुए थे, फिर योगेंद्र यादव चौथे कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर एक कार्यक्रम हमने उनके जिले के साथियों के साथ मिलकर किया। तो ये तो एक निजी तौर पर पिता को याद करने का एक काम है और कोशिश रहेगी कि उनके उस मिशन, आंदोलन, किसान, मजदूर, नौजवान की बात, कमजोर तबके की बात, हाशिए पर ढकेल दिए गए लोगों की हिम्मत, ताकत की बात, उसकी बात जो करते थे वहां से हिम्मत लेते रहूं। और पिता पर एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं
जो कविता अब मेरी बहुत प्रिय कविता है। और वैसे तो बहुत सारे भाव हैं, लेकिन एक कविता मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। ये कविता है यश मालवीय की, और यश मालवीय ने अपनी कविता का शीर्षक दिया था पिता। तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से, तुम एल्बम से दबे पांव जब बाहर आते हो, कमरे कमरे अब भी अपने गीत गुंजाते हो, तुम बसंत होकर प्राणों में बसे लड़े पतझड़ों से, तुम ही चित्रों से फ्रेमों में जुड़े लदे हो हारों से, तुम किताब से धरे मेज पर पिछले सालों से, आंसू बनकर तुम्हें ढुलकते दोनों गालों से, तुम ही नैनों में सपनों से तिरे लिखे त्योहारों से, तुम ही उड़ते हो बच्चों के हाथ बंधे गुब्बारों से, यदा कदा वह डांट तुम्हारी मीठी मीठी सी, यदा कदा वह डांट तुम्हारी मीठी मीठी सी, घोर शीत में जग जाती है याद अंगीठी सी, तुम्ही हवाओं में खिड़की से हिले बहे रसधारों से, तुम ही फूले हो होठों पर सजे खिले कचनारों से, तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से। मुझे यश मालवीय की कविता बेहद पसंद है, और जब भी मैं पिता को याद करता हूं तो पिता को याद करने का जो मकसद होता है, निदा फाजली की एक नज्म है, वो नज्म बहुत याद आती है, और वो पिता को याद करते हुए निदा फाजली की भी एक नज्म है। तुम मर नहीं सकते, तुम्हारे मौत की झूठी खबर जिसने उड़ाई थी। मैं एक थोड़ा सा एक नज्म और आपसे साझा कर रहा हूं। निदा फाजली। वालिद की वफात पर तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो तुम कब थे। कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिल के टूटा था, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मैं जो भी देखता हूं सोचता हूं वो वही है, तो जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं, मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूं, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं, मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूं, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी कुर्सी में पाता हूं। मदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है, वो तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। तो खैर, पिता को याद करते हुए मैं अपने कॉमरेड पिता को याद करता हूं, और कोशिश करता हूं कि मजलूम किसान नौजवान हारे वंचित शोषित के कमजोर की लड़ाई को लड़े जो उनकी लड़ाई थी। हमारे पिता एक गाना हमको बचपन में सुनाया करते थे, हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, एक गांव नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जाने कितने क्रांतिकारी गीत हमने अपने पिता से सुने। मेरे पिता कॉमरेड थे, इसलिए एक वैचारिक पिता को
मैं याद करता हूं और उस विचारों की लड़ाई जो कार्ल मार्क्स और भगत सिंह अम्बेडकर के साथ लड़कर करना आगे बढ़ाना चाह रहे थे, हम भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो खैर ये पिता की बात। मैं कुछ और कमेंट देख लूं। और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के आप सबको मुबारकबाद। उस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें कि आप राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस कैसे मना रहे हैं और क्यों राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस आज लोग मनाते हैं। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे पता नहीं है असल में। थंबनेल बनाते समय किसी ने भेज दिया था कि आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है और मैंने एक व्यक्ति का थंबनेल पर फोटो लगा रखी है जो मास्क लगाए हुए हैं। देखने में कुछ जाना पहचाना सा चेहरा है, लेकिन मैं बहुत बारीकी से पहचान नहीं पा रहा हूं कि ये कौन शख्स हैं जिनकी जन्मदिन पर देश के नौजवान राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हैं। तो जरा मेरी मदद करें, मैं दोनों जगह कमेंट पढ़ना चाह रहा हूं। तो एक बार थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर कुछ पेरियार पर बात करूंगा। मेरे अपने फेसबुक पेज पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। सतीश गुप्ता जी हैं, 6800 शिक्षकों की नियुक्ति कब तक। ऋत्विक सिंह हैं, वो कह रहे हैं मुंह धो के आओ। और उसके बाद एक छोटी सी प्यारी सी गाली लिखी है ऋत्विक सिंह ने, जो शायद उनके सिलेबस में पढ़ाई गई होगी। पता नहीं मुंह धोने की बात उनके ऊपर तो नहीं कही जिसका आज जन्मदिन है, जिस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस लोग मना रहे हैं। वो तो मास्क लगाए हुए है। ऋत्विक बेटा देखो उसको। बाकी कई गुनाह ऐसे होते हैं ना बेटा जो मुंह धोने से नहीं जाते। वो पाप कुछ ऐसे होते हैं, मुंह के गंदगी बाहर नहीं होती है। वो उम्र भर गालिब ये गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो बेटा ऋत्विक सिंह प्रणाम। मनीष जी, गौरव मेघवाल, जय भीम। अमन प्रधान, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। 6800 शिक्षक भर्ती की बात सतीश गुप्ता जी पूछ रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हैं जिनके सामने अगर आप कांवड़ ढोने जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश करेंगे। तो एक बार जरा नौकरी मांग कर देखिए वो कौन सी चीज की बारिश होती है। उन्हीं से मिलेगा, लड़ के लेना पड़ेगा। एक ड्राइविंग लाइसेंस 250 में बनता था, आप 5500। ये तो कहीं कॉपी पेस्ट आपने मार दिया है, छोड़िए, अब मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। मंगेश्वर प्रसाद जी, जय भीम। सर जी मैं तो मुस्लिम हूं, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जहां तक जिस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं इसमें जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत है। इसी वजह से हमारे पूर्वज मतलब दादा परदादा लोग इस्लाम कबूल कर लिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसको आप अपने बुजुर्गों से, अपने इतिहास से पढ़ें, जानें। ये बात ठीक है कि धर्मांतरण की बहुत बड़ी वजह जात व्यवस्था भी रही है। इस पर भी इस देश के लोगों को विचार करना चाहिए। रोहित कुमार गौतम, तुम जाति के नाम पर फिर एक समान देखो अंग्रेजी भी ये बेचारा नहीं लिख पाया, 2 बार गौतम लिखा है अपने नाम में। वादी व्यवस्था कायम करना चाहते हो, तुम जाति के नाम पर एक सामंतवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ रोहित बेटा कि ये जो जाति के नाम पर जो शोषित वंचित है वो सामंतवादी व्यवस्था कैसे कायम करेगा। बेटा जाति के बात करने वाले लोग, पेरियार की बात करने वाले, अम्बेडकर की बात करने वाले बराबरी चाहते हैं। जैसे बुलडोजर चलता है जब निर्माण कार्य के लिए, विध्वंस के लिए नहीं, तो बराबर करता है ना जमीन को, तो बराबर रहे, कोई जाति के नाम पर ऊपर नीचे ना रहे, इक्वल प्लेइंग फील्ड रहे बेटा। ये है सामंतवाद से मुक्ति। ठीक है, तो हमारे यहां तो हम लोग सामंतवाद से आजादी का नारा लगाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। विक्रम वृंद, बहुत धन्यवाद। कोई और कमेंट फेसबुक पेज पर मैं देखना चाह रहा हूं। फेसबुक पेज के बहुत सारे लोग जुड़े हैं। यूबी यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सिंह, जय भीम जय मंडल। आप भैया किसी पार्टी से चुनाव में खड़े होकर और एक अच्छा गरीब मसीहा होंगे। अब पता नहीं मैं आगे क्या होऊंगा, नहीं पता। कोशिश करते हैं कि हम अच्छे बने रहें, लेकिन अब चुनाव लड़ने का फिलहाल न तो कोई ऑफर है न कोई मेरा मन है। तो अभी थोड़ा सा ऐसे चलने देते हैं। राजनीति से मैंने पहले भी कहा मेरे कोई गुरेज नहीं है और हर अच्छे आदमी को राजनीति में आना चाहिए। बेटा वो कहाँ गया, इंग्लिश भी नहीं लिख पाया बेचारा अमन प्रधान। अब पढ़ा लिखा होता तो क्या करते। अच्छा ये इतना ही कमेंट है मेरे फेसबुक पेज पर और मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पर एक बार देखता हूँ। नमो बुद्धाय, रणबीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले कैसे ठीक होंगे। ऐसी कोई भी आंदोलन भ्रष्टाचार के जो भी होते हैं
वो तभी ठीक होते हैं, तभी उन पर कोई राहत मिलेगी जब आप आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। तो एक तो ये बात है। पीयूष सिंह, योर व्यूज ऑन इस्लाम। मैं इस्लाम का पाठक नहीं हूं, मैं पाठक हूं अपने धर्म का, क्योंकि अभी तक तो मेरा धर्म भी हिंदू ही है। तो थोड़ा अपने घर के बारे में थोड़ा झाड़ू पोछा कर लेने दीजिए। थोड़ा मेज वेज अव्यवस्थित है, उसको ठीक जगह लगा दें, थोड़ा सफाई रंगाई पुताई हो जाए, कुछ खरपतवार निकाल लिया जाए, घर ठीक करें यार। बाकी वो अपने घर के बारे में वो सोचें। और समाज में जब एक बदलाव की बयार आएगी और निरपेक्ष ढंग से हर धर्म में सुधार की गुंजाइश होगी। दुनिया का इतिहास रहा है, कोई भी दुनिया का धर्म एक भाषा एक विचार का रहा ही नहीं है, उसमें कई विचार रहे और हर धर्म में प्रोग्रेसिव आंदोलन हुए। उनकी बात उनको करने दो, आओ हम लोग अपने घर का थोड़ा झाड़ू पोछा करें। पेरियार सिर्फ नाम ही काफी है। बहुत बढ़िया। मैं पेरियार का कोट जरा आप लोग पढ़ें तो बताइए। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस किस लिए मनाया जाता है? जब से और जब जब भाजपा की सरकार आई है, नौकरियों पर गिद्ध की नजर रख करके वह अपने हितैषियों को लाभ पहुंचाने का कार्य करती रही है हमारे देश के नौजवानों से। हाउ टू सक्सेस नाम का एक चैनल है जिसका ये कमेंट आया, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस क्यों मनाते हैं। तो एक तो ये कमेंट आया, बाकी अभी और मैं इंतजार कर रहा हूं कि सटीक बात बताइए कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस क्यों मना रहे हैं भारत के नौजवान। लक्ष्मण सर, एससी एसटी ओबीसी एक होने के लिए आइडिया क्या आइडिया हो सकता है? सब महंगाई से त्रस्त, सब बेरोजगारी से त्रस्त, सबको शिक्षा चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सब एक अच्छा खूबसूरत दुनिया बनाना चाहते हैं, मोहब्बत प्यार से रहना चाहते हैं, सब एक हो जाओ बस। जावेद सर फैन क्लब, कॉमेडी की दुनिया प्रणाम। अनिरुद्ध जी बाय। अनिरुद्ध जी तो बाय कर दिए, चलिए ठीक है अनिरुद्ध जी। दिवाकर मेहर जी जय भीम। उमा ब्राह्मण जी, सर सनातन पे उससे बात ना करें जिसने पेरियार ओशो अंबेडकर को जाना ना हो। सनातन पर बात एक बार जरा सोच के बताओ आप लोग, सनातन धर्म ये आप कब से सुन रहे हैं? ये कब से धर्म बन गया? क्योंकि धर्म के कॉलम में तो आज भी सनातन नहीं लिखा जाता, वहां तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी लिखा है। ये सनातन कौन सा धर्म है? कहां किस किताब में लिखा है इसका नाम? इसकी इस धर्म की मूल किताब कौन सी है? इस धर्म में जाति व्यवस्था है क्या? और अगर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है सनातन या विरोध करता है? और अगर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है तो ये धर्म सबका धर्म कैसे होगा? जरा, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूं, जरा आप लोग ज्ञानवर्धन करिए, थोड़ा लिखिए पढ़िए बताइए। मनीष सिंह जोहार, आपने लोगों को नास्तिक बनाया जाना कितना सही? नास्तिक भले न बनिए, कठिन काम है। जो नास्तिक बन जाए वो तो अच्छा है, लेकिन आस्तिक भी अगर बन रहे हैं तो अपने ऊपर आस्था रखिए, अपने आसपास पर आस्था रखिए। मुझे लगता है सबसे बड़ी आस्तिकता यही है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के बच्चों को अधिक नौकरी मिल गई है, इसलिए। अच्छा, शिवांशु यादव ऑफिशियल है, शिवांशु यादव ऑफिशियल। अब ये व्यंग कर रहे हैं कि क्या, अच्छा बेटा अगर नौकरी सबको मिल जाती तो इतना ट्रेंड ट्विटर पर क्यों कराते हैं? हो सकता है मजाक उड़ा रहे हो। 1931 तक सिर्फ ब्राह्मण धर्म सेंसस में भरा जाता था, उमा बर्मन जी कह रही हैं। सर, यूपी एसएसएससी जूनियर असिस्टेंट में ओबीसी का रिजर्वेशन 14% मिला। ये क्षितिज जायसवाल कह रहे हैं। क्षितिज जायसवाल, ये कहाँ का? अच्छा, यूपी ट्रिपल एससी ना। अब यूपी में तो राम राज आया है भाई, यूपी वाले हो सकता है यही सब अच्छा लग रहा है इस देश के ओबीसी को, तो एक 14% में ही खुश होंगे। दिल्ली पुलिस का एक वैकेंसी आई है जिसमें ओबीसी का रिजर्वेशन 5% मिला है और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% मिला है। और देश में प्रधानमंत्री कौन? ओबीसी। देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किसके? ओबीसी के। देश में सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर होर्डिंग लगा के बीजेपी ने बताया था किसके? ओबीसी के। और दिल्ली पुलिस में ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिला? 5%। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कितना? 10%। तो भाई ओबीसी को सोचना होगा कि उसको क्या होगा। सनातन नहीं ब्राह्मण धर्म है, दीपक बोहेर कह रहे हैं। पता नहीं भाई। सर, सनातन क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई? ये तो मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए। सनातन कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, कब से इसका नाम सनातन धर्म कहा गया है?
शिवांशु यादव ऑफिशियल कह रहे हैं व्यंग है। तो बेटा व्यंग ऐसे थोड़ा किया जाता है। व्यंग ऐसे किया जाता है कि जैसे मैं तुम्हारी जगह व्यंग करने के लिए रहता तो कहता कि एक मसीहा 2014 में इस देश का प्रधानमंत्री बना, यह कहते हुए कि वो 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देगा। लेकिन उसने 18-18 घंटे जाग करके इतना काम किया कि वो 2 करोड़ नहीं 12 करोड़ रोजगार हर साल देने लगा। तो जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया है। इस बात से पूरे भारत के नौजवान भाव विभोर होकर के उसे भगवान मानते हुए उसके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, ताकि हे भगवान अब कुछ कम रोजगार दो ताकि बेरोजगार इस धरती से खत्म ना हो जाए। व्यंग ऐसे किया जाता है। तो बेरोजगार अपना अस्तित्व बचाने के लिए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, ठीक है, ऐसे व्यंग किया करो। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं भैया। तो सर विश्वविद्यालय में संघियों का कब्जा हो रहा है। अरे विश्वविद्यालय नहीं, पूरे देश में संघियों का कब्जा हो रहा है, और जो संघी नहीं है वो संघी बन जा रहा है। तो इस पर क्या करेंगे? अभी मेरे चैनल पर डॉक्टर रितु सिंह वाली एक वीडियो अभी 7 बजे लगाऊंगा, उसको सुनिएगा। मैंने उसमें ये सारे सवाल उठाए हैं। विश्वविद्यालयों के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बदलना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हम संविधान के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आंदोलन होना चाहिए। कौन करे, मैं तो पता नहीं। सर क्या पेरियार अपना बेटी से शादी किए थे? अरे ये जितने आरएसएस वाले हैं इन्होंने गांधी को बदनाम किया, अंबेडकर को बदनाम किया, लोहिया को बदनाम किया, सबको बदनाम करते हैं ऐसे किस्से बना करके। तो इन संघियों के झूठ में मत फंसो, संघियों के झूठ में मत फंसिएगा। ये वो संघी हैं आरएसएस वाले जिन्होंने गांधी का चरित्र हनन किया है इस देश में, और आज गांधी के पुतले पर गोली मारते हैं और गांधी का देश बनाना चाहते हैं। G20 में जितने लोग बाहर के विदेश के आते हैं उनको ले जाते हैं गांधी की समाधि दिखाने। तो गोडसे वाले के ले गए होते, मंदिर जो बन रहा है गोडसे का, गोलवलकर हेडगवार वाले पे ले जाते हैं, तो गांधी पे क्यों ले गए? तो ये अपमान करते हैं आपके नायकों का, और गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर ये इनके नायक बन जाएंगे। माफी मांगने वाला नायक इस देश का कैसे हो सकता है? अंग्रेजों से माफी मांगने वाला। और जो उनके विचारों पर चलने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 75 साल आजादी कहोगे, अमृत महोत्सव मनाओ, हर घर तिरंगा। तो जरा इस तरह के झूठ में मत फंसा करो, कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इससे बचा जाए। अब सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में से 72% के साथ बीए कंप्लीट कर चुका हूं, आगे एमए या बीएड। देखो एमए करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, बीएड करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए जो करना चाहते हो वो कर लो, जो तुम्हें ठीक लगे भैया, जिसमें तुम्हारा मन लग रहा हो, जो तुम पढ़ सकते हो उसका एक विषय चुन लो। नौकरी आसानी से तो कहीं नहीं मिलने वाली, तो जरा सोच विचार के अपना काम कर लो। 85% लोगों से शिक्षा, सम्मान व रोजगार छीनने वाला धर्म सनातन नहीं हो सकता। अब ये बात लोगों को समझाया जाए। बिहार मुजफ्फरपुर कब आ रहे हैं? कॉमेडी की दुनिया पूछ रही है हमसे कि मुजफ्फरपुर अभी हो आया भाई, गया था मैं। और कोई सवाल नहीं है। पेरियार ने ईश्वर को लेके क्या कहा है जरा मैं जानना चाहता हूं, एक बार पेरियार को आप लोग कोट करिए। और कोई कमेंट इसमें नहीं दिख रहा है, फेसबुक पेज पर मैं देख रहा हूं, अभी कोई नया कमेंट नहीं देख रहा है। विकास कुमार फेसबुक पेज पर मेरे पूछ रहे हैं कि सर आपको मोदी जी से डर नहीं लगता है क्या? यार इस देश का जो भी नागरिक है उसको डरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री से जो झूठ बोलते हो, ऐसे प्रधानमंत्री डरना चाहिए जो मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते हो, बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते हो, महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हो। ऐसे प्रधानमंत्री से सबको डरना चाहिए जिनके लोग कहते हैं कि भारत का संविधान बदल दो और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हो, जिनके लोग कहते हैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हो। ऐसे व्यक्ति सबको डरना चाहिए। जो अब बाकी डर तो भाई देखो सबको लगता है, आप लोग हैं, सब लोग हैं, तो निडर होने की हिम्मत और कोशिश करते हैं हम। नवादा बिहार आएंगे भाई आएंगे। वर्ण व्यवस्था किसने कब और क्यों बनाई? मुकेश मीणा जी पूछ रहे हैं वर्ण व्यवस्था किसने कब और कब बनाई। 2014 के पहले इस देश में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। 2014 का चुनाव हुआ, उसके बाद बन गई। मैं गलत कह रहा हूं तो सही बता देना टाइप करके। इंडिया का नाम बदल के भारत क्यों कर रहे हैं?
और ये बात भी देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि भाई इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या, इस देश का नाम बदलना है? आप लोग पूछो भाई, मैं क्या करूं। सच्ची रामायण राइट के हैं। ये कैसी मूर्ति पूजा है जहां एक और मूर्ति पूजन को बढ़ावा देता है, वही एक मूर्ति से डरता है। अब ये कमेंट मेरे समझ में नहीं आया। आप कहते हो कमेंट नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब आपको आंखों से दिख नहीं रहा है। मैंने कितने सवाल पूछे। अरे अजीत सिंह यादव हैं, अब ये कह रहे हैं कि मेरा कमेंट आंखों से दिख नहीं। अजीत भाई थोड़ा सा ना जैसे पानी वानी लेके बैठा करो, जब इसमें गुस्सा कम आना चाहिए। इतने लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसमें मान लो छूट गई, तो इसी को पूर्व जन्म का फल कहते हैं। वेदों में लिखा है कि पूर्व जन्म में आपने अगर अच्छे काम किए हैं तो आपका कमेंट दिखेगा, और पूर्व जन्म में आपने पाप किए हैं तो उसका कमेंट नहीं दिखेगा। देख लूंगा भाई, इतना नाराज ना हो। अब देखो फिर नहीं देख रहा तुम्हारा कमेंट, में कहां से पढ़ूं। अच्छा देवेंद्र मिश्रा एक जाए हैं। मिश्रा जी हमारा चैनल देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, देखते रहा करिए। देवेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि लालू मुलायम एक साधारण सी परिवार के व्यक्ति थे, इतने पैसे वाले कैसे हो गए? क्या इन्होंने गरीबों का खाया है, दलित कहाँ के खाया है? तो मतलब अगर मैं गिनूं तो देवेंद्र मिश्रा जी की 3.5 लाइन में 5.5 गलतियां हैं। तो हिंदी थोड़ी ठीक करनी चाहिए देवेंद्र मिश्रा जी को। और दूसरी बात कि देवेंद्र मिश्रा को दावा कर रहे हैं कि बहुत पैसे वाले हो गए, तो कितना पैसा वाले हो गए ये मुझे नहीं पता चल रहा है। आपके पास कोई आंकड़ा हो तो बता दीजिए। तीसरी बात कि देवेंद्र जी एक बात बताइए कि देश का कोई नेता ऐसा जहां प्रधान 10 रुपया चुनाव 10 रुपया खर्च करता है तो प्रधान बनने के बाद 10,000 कमाता है। तो प्रधानमंत्री बनने पर अगर 10,000 करोड़ खर्च किया है तो 10 लाख करोड़ का एनपीए माफ करके किसी को दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बनाया जाएगा। देवेंद्र मिश्रा जी एक बार कहीं दिखा दो कि तुमने ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा है क्या कि अंबानी अडानी जैसे कारपोरेट घरानों के 10 लाख करोड़ रुपए एनपीए जो माफ किए गए वो गलत है या सही? अगर इसका एक कमेंट दिखा दो तो तुम्हारा जवाब दे दूंगा लालू मुलायम वाला। चलो काम पर लगो, थोड़ा मेहनत करा करो देवेंद्र मिश्रा जी, खोज के ले आओ। मैं इंतजार कर रहा हूं, अभी लाइव में हूं, थोड़ी देर अपना कमेंट दिखाओ, तुरंत मैं जवाब दे दूंगा लालू मुलायम वाला। तो थोड़ा मेहनत करो। घास घोटाला, कोई अभय कुमार कर रहे हैं घास घोटाला, पता नहीं यार ये कौन सा घोटाला है। आजकल कोई घोटाला नहीं होता है। जिस दिन मंदिर में बैठा पुजारी दक्षिणा का बहिष्कार कर ईश्वर के भरोसे जीवन यापन करेगा, उस दिन मान लेंगे कि इस दुनिया में ईश्वर है। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। एक किस्सा सुनाता हूं, पता नहीं आप लोग सुनते हैं कि नहीं। जरा कमेंट तब तक पढ़ लूं, किस्सा सुनाऊं। यार वो जो नाराज हो रहा था उसका कमेंट नहीं दिख रहा है, फिर नहीं तो फिर कह देगा आंख में दिखाई नहीं देता क्या। अजीत कुमार फिर से लिख दो यार, नहीं दिख रहा है भाई, अब गलती छोड़ो, अब नहीं मिल रहा। यूट्यूब चैनल पे देख लेता हूँ कितने लोग हैं। पेरियार ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और वहीं हम बुद्ध अंबेडकर की मूर्ति पूजा करते हैं। देखो बुद्ध और अंबेडकर की मूर्ति की पूजा कोई नहीं करता। एक बात ये समझना, अंबेडकर की मूर्ति की पूजा देश में कहीं नहीं होती, पेरियार की मूर्ति की पूजा देश में नहीं होती। मूर्तियां गलत हैं और खुद ये लोग मूर्ति के विरोधी रहे, लेकिन बदले हुए परिवेश में जब देश में किताब ही नहीं पहुंची तो विचार कैसे पहुंचेगा? तो जहां शिक्षा नहीं पहुंची, किताब नहीं पहुंची, वहां एक मूर्ति बन गई तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया ये कौन है, तो विचार जाने शुरू हो गए। तो ये पहला चरण है जहां मूर्ति जा रही है, फिर विचार जाएगा। ठीक है, तो ये इसको क्लियर रख लेना। इसलिए कई बार मूर्तियां जरूरी होती हैं। गांव कस्बे में ना किताब पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन जब दलितों के बीच का एक आदमी देखता है ना चौराहे पर किसकी मूर्ति, अम्बेडकर की। कौन था अम्बेडकर? अम्बेडकर ने संविधान लिखा, सीना तान के चलते का चाहिए हमारा आदमी था। पेरियार की मूर्ति चौराहे पर लगी है तमिलनाडु में, क्या लिखा है नीचे? ईश्वर नहीं है, नीचे ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। जब कोई जाता है वहां सामने कहता है हमारा आदमी कह रहा था ईश्वर नहीं है। अब हिम्मत नहीं आपको मूर्ति हटवा दो। तो चलो देश में जिनकी ताकत है, बुलडोजर चला रहे हैं, मुकदमा केस करते हैं, जेल में डाल देते हैं, उनके सामने कुछ बोल दो तो अजीब सा एक सनक वाला दौर हो गया, तो वहां सब बात नहीं हो पा रही है। सर अगर मंदिर मस्जिद से ही भारत की रक्षा हो जाती तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर मंदिर मस्जिद ही बनवा दिया जाए, क्यों सैनिकों पर इतना पैसा खर्च किया जाते हैं? प्रवेश कुमार जी का विचार अच्छा है, इसलिए अब ऐसे विचार मत दो यार, नहीं तो जो पार्टी अभी चुनाव लड़ने जा रही केंद्र में जिसकी सरकार है,
वो कहेगी कि रामलला हम आएंगे और हर जगह मंदिर बनाएंगे, तब क्या करोगे? तुम भी चले जाओगे मंदिर बनवाने। मंदिर मंदिर पर सवाल हमसे मत पूछा करो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल होगा कि नहीं? अरे यार, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमसे पूछ रहे हो? अरे लड़ो, लड़के बहाल करना पड़ेगा। देखो, जब छात्र संघ चुनाव में सत्ताधारी दल के लोग ज्यादा जीतने की गुंजाइश रहेगी तो बहाल हो जाएगा, और वो हारते हुए दिखेंगे तो चुनाव नहीं होगा। सीधा सा उनका नियम है, राम राज्य है, समझा करो। जगदेव बाबू, फूले पेरियार अगर आज उत्तर भारत में पिछड़ों को समझ आ गए तो भारत बुद्धमय हो जाएगा। अब ठीक बात है सर, हमें वर्ण व्यवस्था और पुराणों पे ध्यान देना चाहिए कि हमें विकास पे ध्यान देना चाहिए? विल्स एकेडमी। पुराण उड़ान पे देखो कोई ध्यान नहीं देता, उसमें कोई ऐसा काम की चीज लिखी नहीं है जो आज जरूरत हो। ये जितने सब धर्म के ठेकेदार बने वो खुद भी पुराण नहीं पढ़ते, दावा कर रहा हूँ। आजकल तो वो मूड मुड़ाए भय सन्यासी वाला मामला है, बाबा बहुत बन गए। बाबाओं से पूछ दो पुराण का ज्ञान, वो सब गलत। जैसे लहसुन मिर्चा नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अभी गूगल करके देखना आप, मेरा लाइव बंद होगा तो 4-5 बाबाओं का यूट्यूब पर खोजना, सब अलग अलग कारण बताएंगे और सब उनके धर्म के बाबा हैं। तो जब वही सब क्लियर नहीं तो पढ़ते लिखते थोड़े ही हैं, वो तो भविष्य बताते हैं। मोदी और छोड़िए, मोदी उदी का सवाल हम नहीं, बड़े लोग हैं यार, उनके ऊपर क्यों बोलते हो? जिसने गॉड को भक्ति की वो भक्त बनेगा, और जिसने गॉड से सवाल किया वो खुद गॉड बनेगा। अरे बाप रे बाप, भगवान, चलिए माफ करिए। और कोई कमेंट, थोड़ा अच्छा कमेंट करो यार। सवाल जैसा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे पास। अभी फिर वो नाराज हो जाएगा यार, उसका एक बार देख लें कहीं, नहीं तो कहेगा कि आपको आंख से दिख नहीं रहा। कहाँ गया? हमारे यहाँ देवता रचना किए हैं, हर चीजें बनाते हैं। शैलेंद्र जी, आपका कमेंट हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईसाई मिशनरियों का विरोध नहीं किया जा रहा है, जो पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। अच्छा, पैसा लेकर वोट देना गलत नहीं है, आपको पैसा लेकर जो है कुछ भी कर देना गलत नहीं है। अब पैसा इतना कीमती चीज देश दुनिया में बन जाएगी, धर्म परिवर्तन होगा। ईसाई धर्म का परिवर्तन हो रहा है, इसका कितना आंकड़ा आपके पास है अशोक श्रीवास्तव जी? अच्छा नहीं, अशोक कृष्ण देव जी, पता नहीं आंकड़ा कहां से ले आते हैं आप लोग। मैं विद्यार्थी हूं तो जरा जानू आंकड़ा कहां है। देश में लाखों इंटर कॉलेज हैं, बट प्रैक्टिकल लैब कहीं नहीं चलता, इस पर कोई सवाल नहीं करता है। बड़ा गजब का, देखो, प्रद्युम्न ठाकुर, और ये बात मैंने एक जगह भाषण में बोल चुका हूं। सरकारी स्कूल में कुछ नहीं। नितिन यादव कह रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा हूं सरकारी कॉलेज से। पता नहीं, अब मैं क्या इस पर जवाब दूं, आपका कमेंट समझ नहीं आया। पेरियार जी का दिन है तो उस पर कुछ बोलो। जो आदेश आपका, नरेश बघेल, नरेश ऐसे आदेश देते हैं मालिक। मैं बोल चुका हूं, मेरा एक वीडियो लगाया हूं, उसको देख लेना, जाके जाओ, बंद करो लाइव। भगवान को नहीं मानते, संत रविदास गंगा नदी को कैसे प्रकट हो गए? देखा, अरे ये भी सोशलिस्ट भारत ही कौन आदमी मेरा फोटो लगाया? अरे भैया, मेरा फोटो लगा, कोई गड़बड़ काम मत करना, तो जरा ये ठीक कर लेना। और रविदास गंगा से प्रकट हो गई, कहाँ पढ़े हो? ये सब बकवास कहानी, पाखंडी कहानी को मत पढ़ा करो। मैं न पढ़ता हूं ना मैं उस पर कोई जवाब दूंगा। गोबर को देवता लोग समझते हैं, गोबर में विज्ञान है, तो गोबर से नाली गैस से चाय बन जाए वो ठीक है। अब गोबर को देवता लोग ना माने, क्या बात करते हैं आप? और कुछ तो दिख नहीं रहा है। जोहार, तो बाकी ठीक है। अब मैं क्या पेरियार पर बोलूं, मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन एक बात बताऊं, जाते जाते बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा, रुको अभी आप। सर, हमें राजनीति में कौन आना चाहिए? विल एकेडमी, पता नहीं, इसको करेक्ट करके पहले ग्रामर ठीक करो आप। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ठीक कर रहे हैं। मैं सर, अपने बच्चों को पेरियार जी, अंबेडकर जी के विषय में कैसे बताएं? पहले बच्चों को अपने सिलेबस के बारे में बताएं, बच्चों को पढ़ने दें, बच्चों को ज्ञान दें, बच्चे अच्छे जीवन जीने के लिए अच्छे संस्कार पाएं। और बच्चों को आप जब जागरूक करेंगे तो बच्चे अपने आप अंबेडकर, फूले पेरियार को खोज के पढ़ेंगे। लेकिन एक उम्र के बाद छोटे बच्चों को अभी इन सब चीजों में न फंसाएं आप लोग। छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको इंसानियत सिखाएं, और उनको करियर में उनको अच्छे से पढ़ने लिखने और करियर बनाने पर फोकस करें। बहुत हड़बड़ी ना करें कि सब अंबेडकर को पढ़ा दें, अभी फूले पेरियार को पढ़ा दें।
वो अगर सजग और जागरूक बच्चा होगा तो वो एक दिन खोज करके अम्बेडकर फुले परिवार को पढ़ लेगा। सर भगवान को किसने बनाया? हमने नहीं बनाया, हमसे मत पूछो। एक आखिरी प्रश्न, अच्छा रुकिए रुकिए, इनका आखिरी प्रश्न है, हम युवाओं को बहुजनों से संबंधित सत्य इतिहास को समझने के लिए किसी एक पुस्तक का नाम बताएं। कोई ऐसी पुस्तक कभी लिखी नहीं गई है, मैं लिखूंगा तो बताऊंगा। अभी कई किताब पढ़नी पड़ेगी अलग अलग। सर जी इंडिया नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या इंडिया शब्द एक गाली है? नहीं भाई, गाली कैसे है? इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिका, इंडस, इंडस, इंडूस, इसका इतिहास 2000-3000 साल पुराना है, खोज के पढ़ो भैया, और इसका कोई गाली नहीं है। अच्छा, विल एकेडमी लिख रहे हैं हमें राजनीति में क्यों आना चाहिए? डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे, इसलिए अगर आप राजनीति करने लायक हैं तो आप राजनीति में आइए, और अगर आप अच्छे हैं तो जरूर आइए। आप प्रतापगढ़ आएंगे कि नहीं? अरे ऐसे तो कौन पूछता है यार, आएंगे कि नहीं बता दीजिए, नहीं तो मैं भी प्रतापगढ़ छोड़ दूंगा। ऐसे मत करो, आएंगे कभी, नाराज नहीं होना है। सर मेरे खुद के दोस्त ओबीसी एसटी खुद को गर्व से कहो हम हिंदू हैं बोलते हैं, उनको बहुत समझाता पर वो समझते नहीं, क्या करूं? समझाते रहिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। अम्बेडकर समझाए तो समझे नहीं, फूले समझाए तो समझे नहीं, भगत सिंह समझाए तो समझे नहीं। अब हमारे आपके समझाने से तुरंत समझ जाएंगे? थोड़ा समय लगेगा, कुछ नशे बहुत गहरे होते हैं, उतरते उतरते समय लगता है। सर एक कमेंट ले लीजिए, सत्येंद्र यादव कह रहे हैं, दे दीजिए ना कमेंट, आपका कमेंट तो दिखा नहीं हमें। सर विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर जातिवाद का शिकार होते हैं, उससे कैसे निपटें? एकजुट हों, कागज पत्तर से सजग रहें, और सरकार ने बहुत सारे ऐसे फोरम बना रखे हैं, कमेटियां बना रखी हैं, वहां वैधानिक तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करें, और सामाजिक रूप से अपने विचार ख्याल के लोगों के साथ एकजुटता बनाए रखें, ताकि मुसीबत पे आप किसी काम आए और कोई आपके काम आए। ये देश दुनिया समाज हर जगह अगर आपको लड़ाई लड़नी है, सजग रहना, तो ये उसका बुनियादी शर्त है। सर हमारे गांव के दादाजी ने भारत का सत्य इतिहास लिखा है, लेकिन उस पुस्तक का प्रचार नहीं हो रहा है। मनुवादी से ज्यादा अपनों से लड़ा जाता है तार्किक जीवन जीने के लिए। आप लखनऊ में आएंगे ओबीसी के धरने में? 69,000, मैं जा चुका हूं 69,000 भर्ती घोटाले में। सर पूजा और पाखंड में क्या अंतर है, प्लीज एक्सप्लेन करें। पीएस अब पूजा क्या है पता नहीं, पूजना मतलब अंधभक्ति ही हो गई, मतलब पूजते हैं आप तो, लेकिन कई बार लोग प्रकृति को पूजते हैं। मैं मान लीजिए मैं किसी सुपर नेचुरल पावर है, मेरा खुदा है, भगवान है, और मैं उसको खुश करना चाहता हूं, तो उसको कबीर ने एक दोहे में लिखा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मैं बाहर कुछ नहीं खोजता, मैं अंदर खोजता हूं। और जब आप अपने से तर्क विवेक करेंगे तो वहां पाखंड नहीं होगा। जहां तर्क नहीं है वहां अंधविश्वास और पाखंड होने की गुंजाइश ज्यादा है। सर हमें लिखना तो बहुत कम आता है, मगर आपको सुनते बहुत चाव से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वासु सिंह, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है 2023 में तो जाति जनगणना करवाएगी? लड़ेंगे तो होगी, दबाव बनाए रखेंगे तो जरूर होगी। सर भदोही जनपद में जनसभा करिए। अभी जनसभा देखेंगे। एसएसडी संगठन का प्रोग्राम 14 अप्रैल 2024 का प्रोग्राम दिल्ली में रखा है, अच्छा है। और कोई कमेंट तो नहीं दिख रहा है, कोई ढंग की बात आप लोग पेरियार वाली बात भी मुझे बताया नहीं, और कोई आपने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस वाला तो बताया नहीं। 68,500 भर्ती में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मोहर लगा दी। ये फेसबुक पेज पर ये कमेंट है। लेकिन यूपी सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। क्या ओबीसी समाज या ओबीसी आयोग इतना कमजोर है कि आरक्षण लागू नहीं करा सकता है? तो हाँ कमजोर है,
जो ताकतवर है वो बिना आंदोलन के 10% ईडब्ल्यूएस ले गया है, और उसका हर जगह मेरिट कट ऑफ ओबीसी एससी एसटी के नीचे भी जा रही है, और बाकी लोगों की मेरिट ऊपर जा रही है। तो जो ताकतवर है वो अपना काम करा रहा है, और जिसका काम नहीं हो रहा है इसका मतलब वो ताकतवर नहीं है, एकजुट नहीं है, सीधी सी बात है। पेरियार के जन्मदिन पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा सवाल है। पेरियार की जमीन पर कोई और कमेंट नहीं है, ठीक है, मैं अब इसको क्लोज करूंगा। पेरियार की जमीन पर सोशलिस्ट मूवमेंट, रेडिकल मूवमेंट चला, आत्मसम्मान आंदोलन चला, और उस आंदोलन के जरिए पेरियार ने अपने यहाँ एक ऐसे सामाजिक ग्रुप को तैयार किया जहां अंधविश्वास पाखंड का विरोध किया। ये अलग बात है, दीगर बात है कि तमिलनाडु में मंदिर आज भी हैं, जो मंदिरों को मानता है, पूछता है, वो मंदिर में जा रहा है, और जो नहीं मानता वो कहता है कि ये डेंगू मलेरिया की तरह है, भैया जातिवाद, हम इसको खत्म करेंगे और इसके खिलाफ हम खड़े हैं। उत्तर भारत के लोग लगातार इस पर हमला कर रहे हैं कि ये धर्म पर हमला है, लेकिन वो लोग वही लोग हैं जो सारे अपर कास्ट लोग हैं। जितने लोग सनातन के पक्ष में, 99% वो लोग हैं जो ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य में आते हैं। शूद्रों के बीच से आप देखेंगे कि बहुत थोड़े से लोग हैं जो मैनिपुलेटेड हैं, जो आरएसएस बीजेपी की ट्रेनिंग पाए हैं, वही लोग सनातन और हिंदू के नाम पर चिल्लाते हैं, और जहां दंगा उंगा करना होता है वहां आगे आगे चले जाते हैं त्रिशूल और तलवार लेकर के। जब उनसे आप पूछेंगे कि अखिलेश यादव का घर गंगा जल से क्यों धुलवाया, जब उनसे आप पूछेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ओबीसी का रिजर्वेशन 4.5% क्यों दिया, उनसे आप जब पूछेंगे कि एससी एसटी ओबीसी पर अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है, तो उसके पास उनका कोई जवाब नहीं होगा। इस बारे में लेकर के एक राय है, और वो राय ये कहती है कि उत्तर भारत में भी सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुआ, और जो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी है वो आपस में लड़ती रहती है। अहिर कुर्मी कोयरी आपस में लड़ेंगे, मल्ला निषाद के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, राजभर अलग लड़ेंगे, सब लोग मिलकर आपस में लड़ते हैं और सारे मारे जा रहे हैं। इसलिए जहां पेरियार है वहां एकजुटता है, इसीलिए पेरियार ने इतना रेडिकल काम किया, और उसके बाद कंटिन्यू भारत की आजादी के बाद से अब तक, जो पहले जस्टिस पार्टी बनी हुआ करती थी, उसके बाद वो डीएमके बनी, और उसी डीएमके का एक धड़ा अलग होकर के एआईडीएमके बनाता है। एआईडीएमके थोड़ा सा लिबरल है, लेकिन डीएमके रेडिकल है, और आज डीएमके लंबे समय तक वहां के शासन में रही है। लगभग आजादी के बाद से आधे से ज्यादा समय तक डीएमके का शासन रहे, और उसी डीएमके के शासन में पहले करुणानिधि हुआ करते थे, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू करने के लिए बहुत मेहनत किया। उसके बाद स्टालिन हुए, जिन्होंने पुजारी का एग्जाम अब होगा, हर जाति के लोग पुजारी बनेंगे, नीट में ओबीसी आरक्षण होगा, सबको बराबरी का हक मिलेगा, मिड डे मील में अच्छा खाना मिलेगा, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी, इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्हें हिंदी नहीं आती और झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए उत्तर भारत के लोगों को पता ही नहीं कि स्टालिन क्या कर रहे हैं। उनके बेटे उदयनिधि ने एकदम साफ तौर पर कहा कि ये डेंगू मलेरिया की तरह है, ये जाति व्यवस्था, और इसके खात्मे के लिए हम तैयार हैं। लोगों ने उसको धर्म के खात्मे से जोड़ दिया, लेकिन अब चूंकि उत्तर भारत में जो हल्ला मचाने वाली ब्रिगेड है, जो गुंडई करने वाली ब्रिगेड है, वो एकजुट है, तो उसकी गुंडई के सामने जो दूसरा विमर्श है वो दब जाता है, और वो लोग ढंग से इस पर बात नहीं कर पाते। लेकिन पेरियार का साफ कहना यह था कि ईश्वर नहीं है, जिसने ईश्वर को बनाया है वो धूर्त है, जो ईश्वर को मानता है वो मूर्ख है, और जो ईश्वर के नाम पर दान देता है वो भी इस लालच में पड़ रहा है। सब बराबर होने चाहिए, और पेरियार एक बेहतर भारत बनाना चाहते थे। पेरियार एक तार्किक भारत बनाना चाहते थे, पेरियार एक वैज्ञानिक भारत बनाना चाहते थे, पेरियार अंधविश्वास के विरोधी थे। इसलिए आज वहां पर 69% रिजर्वेशन है, और दक्षिण भारत जहां बसवन्ना चोखा मेला हुए, जहां नारायण गुरु हुए, चाहे ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम हुए, फूले हुए, और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार हुए, आज दक्षिण भारत में अंधविश्वास कर्मकांड अगर थोड़ा बहुत है, मंदिरों के आसपास है, लेकिन वो आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा है, पैसा सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में है, वहां के लोग खुशहाल सबसे ज्यादा हैं। उत्तर भारत जहां सबसे ज्यादा देवी देवता के मंदिर हैं, वहां सबसे ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है। उत्तर भारत जहां आदिवासी दलित पिछड़े ज्यादा रहते हैं, वहां कुपोषण के शिकार बच्चे सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, वहां हीमोग्लोबिन कम होने वाली महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जहां बाल मृत्यु दर सबसे ज्यादा होगी, जहां भुखमरी सबसे ज्यादा है, वहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा देवी देवता मंदिर मस्जिद है। सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर डिबेट यही हो रही है, सबसे ज्यादा ये सब कुछ हो रहा है। तो ये फर्क है उत्तर और दक्षिण में, ये फर्क है पेरियार और उनकी वैचारिक विरासत में। एक भारत अगर आपको बनाना है तो आपको सबको लेकर चलना होगा। आज अगर पेरियार होते तो वो सबका भारत बनाने की कोशिश कर रहे होते। इसलिए मेरा कहना पेरियार की जयंती पर इतना ही है। एक आध कमेंट और देख लेता हूं।
अब बाकी ठीक है, मेरी बात पर राय दें। मेरे हेड बोलते हैं सरकार का आलोचना नहीं करो वरना जॉब नहीं मिलने वाली। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ भैया। नौकरी लेने के लिए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मत मनाओ। गुणगान जो कर रहे हैं, जो सरकार के सामने चुप हैं, क्या सबको नौकरी मिल गई? अपने गुरुजी से पूछिएगा। अच्छा, जितने लोग आप आसपास चुप हैं सबको नौकरी दिलवा दिए गुरुजी? वो कहेंगे पहले नहीं, सबले शाखा लगाओ, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष दीक्षित हो और फेसबुक और ट्विटर पर जहर फैलाओ, तब मानेंगे कि हाँ तुम नौकरी पाने लायक हो, तब नौकरी देंगे। ठीक है, तो जरा इस सब को बचो यार। नौकरी मिलनी होगी, दम पर मिलेगी। ये चापलूसी, गुलामी और रीढ़ बेच करके नौकरी पा भी जाओगे आप तो जी नहीं पाओगे, अगर रीढ़ बची रहेगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज का बातचीत करने का समय तकरीबन इतना ही था। फिर मिलेंगे, फिर छुट्टी के बीच मिला करेंगे। आप सभी से बहुत शुक्रिया। और अब अगली बार जो करूंगा वो सुपर चैट करूंगा, क्योंकि सुपर चैट वाला आज कोई आया नहीं, तो सुपर चैट करेंगे उनके लिए। फिलहाल आप सब जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी 5 लाख पूरे होने वाले यूट्यूब चैनल पर, और कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा और व्यवस्थित काम हो, इस काम में लगे रहेंगे। आप सब भी मोहब्बत प्यार से रहिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से रहिए, इंसानियत को बचाने की कोशिश करिए, नफरत खत्म हो, इंसानियत जीते, इसकी कोशिश करिएगा। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद।